जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर के है, जेजे एक्ट को लेकर के। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन बात है वो है केयर एंड प्रोटेक्शन की। ध्यान रखना, ये बात जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। अब आपको सबसे पहले जो बात समझनी है, किसी भी कानून को, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जब भी किसी चीज को पढ़ते हो तो ये चीज जो है, जो उसका टाइटल है, उससे आपको सब्जेक्ट मैटर, उस कानून के बारे में जानकारी होती है जिसको भी आप पढ़ रहे हो। अगर उस कानून की जानकारी हो जाए, उस लॉ के बारे में पता चल जाए कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या वो कहना चाहता है, तो आपको बहुत आसानी से उस सब्जेक्ट के बारे में, उसका इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है उस सब्जेक्ट का, वो आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है। तो यहां पर आपके सामने शब्द दे रखे हैं। एक तो पहला शब्द है जुवेनाइल, यहां पर एक शब्द जस्टिस, और इस जस्टिस को प्रोवाइड कराने का एक सिस्टम बना रखा है और कहा है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। प्रदीप जी, आपका शायद माइक ऑन है, उसे बंद कीजिए। प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ। माइक बंद कीजिए। देखिए, तो यहां पर जुवेनाइल जो शब्द है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जुवेनाइल किसको कहा जाता है? हाँ, छवि जी बताइए, जुवेनाइल किसको कहा जाता है? Sir, juvenile is a person who is below the age of 18 years. अच्छा। और सामान्य भाषा में अगर हम जो अपने यहाँ पर प्रचलन में है कि अगर किसी बच्चे को, आपने कहा कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर किसी प्रचलन जो शब्द है जुवेनाइल, वो कैसा, अगर सुनते हो किसी व्यक्ति के बारे में कि ये जुवेनाइल है, तो क्या लगता है उसे सुन के? वो कौन हो सकता है जुवेनाइल? Sir, juvenile means a person who is in conflict with law or is need of care and protection. माइनर। हाँ, देखो अलग अलग चीजें निकल के आ रही है ना। तो आपको यहाँ पर ऐसी चीजें पता चल रही हैं जो आपको यहाँ यहीं से ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीजों को लेकर के। यहाँ पर जुवेनाइल का मतलब, किसी ने कहा माइनर है, किसी को लग रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं उनको जुवेनाइल कहते हैं। ऐसा है कि नहीं? और कोई कुछ बताना चाहता है जुवेनाइल कौन होता है? बताइए, कोई भी। हाँ, ऋचा जी बताइए, जुवेनाइल कौन होता है? हर्ष जी, XYZ कोई भी बता सकता है। हाँ बताइए हर्ष जी। सर, जिसकी उम्र 18 से कम है। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, बिल्कुल यही इसका मतलब होता है। एक तरीके की जुवेनाइल जो है वो एक स्टेज होती है। इसका क्रिमिनल शब्द से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस शब्द का मतलब गलत इंटरप्रेट किया गया है। हमेशा जुवेनाइल का मतलब क्या समझते हैं हम, कि यार ये कोई बच्चा ऐसा है जिसने कोई अपराध कर दिया है। ठीक है। ऐसे किसी बच्चे के लिए यूज किया गया शब्द कि इसने अपराध कर दिया, इसलिए इसे जुवेनाइल कह रहे हैं। क्योंकि हमें क्या समझ में आता है, क्योंकि हम उसे कहते हैं ये तो जुवेनाइल होम में, जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया गया है, इसलिए ऐसा हमें ऐसा लगता है इसके बारे में। जबकि जुवेनाइल का मतलब केवल यहां पर क्या है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये एरो का साइन मतलब बिलो। ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति जिसकी एज कितनी है, 18 साल से कम है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है उस केस में? जुवेनाइल कहलाता है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? इसी जुवेनाइल को यहां पर दूसरे शब्द में इंगित किया गया है, बताया गया है। इसी को हमने क्या कहा है, शब्द को चाइल्ड शब्द से भी यूज किया गया है, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर इसका मतलब भी यही बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं
उनको ही चाइल्ड कहते हैं, उन्हीं को ही जुवेनाइल कहते हैं। ये एक स्टेज होती है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है, जस्टिस। क्या लिखा है? जस्टिस शब्द लिखा हुआ है। क्या मतलब होता है जस्टिस का, बताइए। सर न्याय। हाँ, बिल्कुल। ये कहना चाहते हैं कि इसको कहते हैं न्याय। और ये न्याय किसको मिलना चाहिए? किसी भी जुवेनाइल को। ठीक है। इसको न्याय देने की बात हो रही है। जैसे कि अगर ये चाहते तो क्या लिख सकते थे? जुवेनाइल पीनल एक्ट। जैसे आपकी आईपीसी थे ना, पिछले पिछले समय में आपने जब आईपीसी को पढ़ा है तो क्या लिखा आता था? इंडियन पीनल कोड लिखा आता था ना। चाहते थे तो ये क्या कर सकते थे? इसे इस तरीके से लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने इसी को इंटरप्रेट करते हुए क्या सोचा कि ये दंड देने का प्रावधान थोड़ा ना इसके अंदर। ये क्या है, इन्होंने इसको बदलते हुए क्या लिख दिया? भारतीय। और क्या लिखा? दंड लिखा। क्या क्या लिखा बताओ? न्याय न्याय संहिता। संहिता। क्योंकि हमें लोगों को जस्टिस देना है, न्याय देना है। अब चाहे न्याय के अंदर किसी व्यक्ति की लायबिलिटी ठहराई जाए, या किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को सजा देना, अगर उसने कोई भी कैसा भी एक्ट कर दिया है, कोई भी ओमिशन कर दिया है, अगर हम उस व्यक्ति को कोई सजा दे रहे हैं तो क्या उसके साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बोलो हाँ या ना। किसी व्यक्ति को दंड देना या उसको छोड़ देना भी उसके साथ न्याय होता ही है। ठीक है। तो यहां पर उसी के बारे में न्याय की बात की गई है। जुवेनाइल को क्या देना है? न्याय देना है, जस्टिस प्रोवाइड कराना है। और जस्टिस क्या केवल इसी से ही मिल सकता है क्या? तो उसके लिए इन्होंने एक और शब्द लिखा कि जस्टिस जो है आप कैसे दे सकते हो किसी व्यक्ति को? उसको केयर और प्रोटेक्शन की अगर जरूरत है, ऐसा बच्चा जिसको किसकी जरूरत है? केयर की और प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उस बच्चे को भी क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्योंकि स्टेट की एक गारंटी होती है। स्टेट ने क्या बनाया है? कानून बनाया है, डीपीएसपी, स्टेट वेलफेयर पॉलिसी। ठीक है। उसके तहत इनको क्या मिलना चाहिए? ऐसे बच्चे को जो अनाथ है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उन बच्चों को प्रोटेक्शन देना है जिनके साथ कोई गलत कार्य हो गया है। ठीक है। उनका गार्जियन कोई भी नहीं है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे बच्चों को तो केयर करना, उनको प्रोटेक्शन देना, और ये उनके लिए क्या कहलाएगा? क्या ये जस्टिस नहीं है क्या? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो इसी चीज को समझना है। अगर आपने इसका इंटेंशन समझ लिया, देखो ये अमित शाह जी ने जो आपके सामने देखा अभी, वो आईपीसी में उनको कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन उन्होंने क्या इंटेंशन, इंटेंशन ही मेन चीज होती है। लेजिस्लेटिव इंटेंशन जो होती है, पार्लियामेंट की इंटेंशन जो है, वही सबसे मेन रोल अदा करती है उस चीज में। अगर उनकी इंटेंशन जो नेगेटिव है, नेगेटिव अप्रोच जारी है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ कानून में गलतियां हैं। लोग उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, उसे गलत तरीके से अप्रोच में लेते हैं। जैसे कि लोगों ने जुवेनाइल का मतलब क्या समझ लिया? कि ऐसा बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज को अब इससे क्या होगा? जैसे कि कोर्ट में लोग जाने से डरते हैं कि यार कोर्ट में हमारा फैसला, केस ना चले जाए किसी तरीके से, बाहर ही सेटल कर लेते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके अंदर मानसिकता इस तरीके की पैदा कर दी है, उनको न्याय देने की नहीं, दंड देने वाली विधि के बारे में बताया गया। इसी इंटेंशन को, इसी मोटो को उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको दंड देने की बात नहीं कर रहे, हम आपको क्या देंगे? इस सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो आपने अपराध कर दिया है, उस अपराध के लिए सजा दे रहे हैं, जिससे आपको न्याय मिलेगा और समाज में आप वापस से आ जाइए। बात समझ में आ रही मेरी? यहां पर भी सेम यही कंसेप्ट है आपके सामने। अब देखिए, यहीं से ही इस लॉ को जिनके लिए बनाया गया है, उसी से आपके दो सब्जेक्ट मैटर निकल के आ रहे हैं। कितने निकल के आ रहे हैं? दो सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए, यहां पर बच्चे की बात की, यहां पर चाइल्ड की बात सेम है। आपको इसके बारे में कहां पढ़ने को मिलेगा? सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 12 में।
याद करने का भी तरीका साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि मेरा मोटो जो है आपको केवल पास कराना ही नहीं है, आपको समझाना भी है कि ये लॉ बनाए क्यों जाते हैं, क्या इंटेंशन है इनके पीछे। ठीक है, अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो आप इसको समझ जाओगे एक बार। देखिए क्या है, सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 12 में चाइल्ड को डिफाइन किया हुआ है, और यही जुवेनाइल जो है इसको 2 के क्लॉज 35 में डिफाइन किया हुआ है। सेम ही बात लिख रखी है, एज ऑफ द, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है वो जुवेनाइल है या चाइल्ड है। स्टेजेस का फर्क था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। लेकिन प्रोवाइड क्या कराना है उनको, जस्टिस प्रोवाइड कराना। अब यहां पर हमारे सामने एक जुवेनाइल को जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात हो रही है और दूसरे को केयर और प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है। तो इस तरीके से दो सब्जेक्ट मैटर हमारे सामने निकल के आ गए। तो देखो क्या क्या है, एक तो निकल के आई, एक कैटेगरी है वो है सीसीएल, और दूसरा निकल के आया है सीएनसीपी। इनको याद रखो, दोनों को लिख लो अपने पास। सीसीएल का मतलब क्या होता है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। और दूसरा क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। देखो ये शब्द कहां से निकल के आए, जस्टिस देने की बात हो रही थी तो हमने उसको जस्टिस प्रोवाइड कराना है, और ऐसे बच्चे को जिसके साथ अपराध हो गया है या जिसने अपराध कर दिया है, तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। कि ऐसे बच्चे को क्या देना है, हमें जस्टिस देना है, न्याय देना है, जो उसके साथ उचित होना चाहिए वही चीज उसको प्रोवाइड करानी है। और दूसरे में क्या लिखा कि या तो कोई पीड़ित व्यक्ति, जो विक्टिम जिसको कहते हैं अग्रीव्ड पर्सन, और लेकिन वो अग्रीव्ड पर्सन कौन है, कोई चाइल्ड है, जो जिसके साथ कोई अनहोनी हो गई है, कोई घटना घटित हो गई है, उसके माता पिता नहीं रहे, या कुछ बाढ़ उनके वहां पे गांव में आ गई है, या आपने कभी देखा हो तो गांव में बाढ़ आ गई है, या वहां पर कोई इस तरीके से घर टूट गए हैं, या कुछ भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई है, या कहीं पर दंगे फसाद हो गए हैं, तो उनके बच्चे जो हैं, माता पिता तो गुजर गए हैं लेकिन बच्चे जिंदा हैं, तो उन बच्चों का गार्जियन कौन, किसके पास उसकी जिम्मेदारी है, बताइए किसके पास जिम्मेदारी उनकी, कौन उनकी जिम्मेदारी संभालेगा उन बच्चों की, जो वहां पर सड़क पर पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं आज भी, बताओ कौन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट। है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। और इसी चक्कर में गवर्नमेंट की जब जिम्मेदारी बनती है, तो एक आपने ये नियम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, डी डीपीएसपी, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि स्टेट क्या कर रही है, आपके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बनाएगी। अब ये किसके लिए लिखा हुआ है, तो आपको ये तो पता ही है कि ये सिटीजन्स के लिए करती है ये काम। क्या सिटीजन में ये बच्चे आते हैं कि नहीं आते, बोलो हाँ या ना, सिटीजन्स में क्या ये बच्चे आते हैं नहीं आते, आते हैं सर। बिल्कुल आते हैं। क्या बच्चे ही आते हैं क्या, और कौन 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 आता है, बोलो, चाइल्ड के अलावा कौन कौन आता है, क्या विमन नहीं आती क्या, बोलो हाँ या ना, विमन भी आती यस है। सर। और तीसरा कौन है, मैन भी आता है। मैन भी आते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहां पर आपके सामने जो ये दिख रहा है, सबसे ज्यादा कहीं पर आज से 100 साल पहले भी देखोगे, 200 साल पहले भी देखोगे, 300 साल पहले भी देखोगे, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है, शोषण जो है, किनके साथ किया जाता है, या तो बच्चों के साथ या किसी महिला के साथ, इन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। और वो जनरली किसके द्वारा किया जाता है, आदमियों के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को, इस चीज को क्या दी इन्होंने, प्राथमिकता दी, किस क्या चीज दी थी,
क्या चीज दी है? प्राथमिकता। और कहा है कि किसी को अगर बच्चे को लेबर बनाया जाए, किसी को न्यूट्रिशन की जरूरत हो, तो बच्चों को, महिलाओं को उनकी डिग्निटी, उनको न्यूट्रिशन मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि लेबर बना दिया और 10-10 घंटे 20-20 घंटे काम करवा रहे हो आप उनसे। तो उनके लिए क्या है? वेलफेयर पॉलिसीज बनाना। अब ये वेलफेयर पॉलिसी में क्या देते हैं आपको? या तो इंसेंटिव देंगे, पैसा देंगे, या आपके लिए क्या बनाएंगे? अच्छे से अच्छा कानून बनाएंगे। लेकिन ये बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है, क्या वो एनफोर्समेंट वाली होती है? क्या क्या इनको नो एनफोर्सिबल होती है सर, ये? नो बोलिए। सर। ये एनफोर्सिबल नहीं होती। ये बात तो क्लियर है ना? तो आप गवर्नमेंट के पास जाके ये थोड़ा ना कह सकते हो कि साहब हमारे 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 लोग तो ये पढ़े हैं और आपने इनकी रक्षा ही नहीं करी, आपने इनकी सुरक्षा नहीं करी। तो कोई कह सकता है जाके गवर्नमेंट से? वो तो कहेंगे साहब हम धीरे धीरे करेंगे, हम कर तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मना कर रहे हो आपसे। जैसे नेता आपसे वादा करके चला जाता है, छोड़ देता है। बताओ ऐसा होता है क्या कभी? इसकी व्यवस्था डीपीएसपी में तो नहीं है, जबकि स्टेट वेलफेयर पॉलिसी यहीं पे बन के आती है हमारी सारी की सारी। गवर्नमेंट बनाती कि नहीं बनाती? बोलो हाँ या ना? यस यस सर। लेकिन फिर भी आपके लिए एनफोर्सिबल नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर के किसी के, कोई ऐसा नहीं है आप कोर्ट में जाकर के कह दो कि साहब देखो वो बच्चा क्या है, सड़क पे भीख मांग रहा है। वो महिला को देखा होगा, वो बेगिंग कर रही है, भीख मांग रही है। तो उनके लिए सुरक्षा के लिए आपने कोई जिम्मेदारी नहीं करी, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में आपने लगा दिया रिट पिटीशन और कह रहे हो कि साहब देखो स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट ने काम पूरा नहीं किया। क्या कर लेगी? क्या एनफोर्स करवा नो सकती है? क्या नहीं नो करवाएगी। सर। इसके लिए क्या चाहिए? हमें कानून चाहिए। और कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप एनफोर्सिबल करवा सकते हो? फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। तो अब ऐसा कोई प्रावधान जो यहां तो नहीं मिलता हमारे लिए, किनके लिए? बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ऐसा कोई प्रावधान है जो महिलाओं को और बच्चों बच्चों को सुरक्षा देता हो और उनके लिए कानून बनवाने की बात करता हो? Article 15. आर्टिकल 15 क्लॉज क्लॉज 3। 3। एक एक करके बताओ। Article 15. आर्टिकल नंबर 15। और क्लॉज 3। हाँ बताइए, क्लॉज क्या है? क्लॉज 3। 3। बिल्कुल। तो यहां पर आपके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। अब यहां पर आर्टिकल, अब देखो फंडामेंटल राइट है तो आप इन्फोर्स करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन यस सर। आपने एक चीज देखी, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया लॉ है। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है? रूल ऑफ लॉ। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसके अलावा हमने ये भी देखा है रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा है, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सब नहीं पढ़ा यस है ना? सर। लेकिन ये बताओ, ये कानून बन के कैसे आया? जब रूल ऑफ लॉ, सबके ऊपर एक समान कानून लागू होता है, तो बच्चा, महिला और आदमी, उनमें कोई भेदभाव करना चाहिए कि किसी प्रकार का? बताओ, किसी प्रकार का भेदभाव हो सकता है कि इन सब में? अगर रीजनेबल ऐसा, क्लासिफिकेशन हो सकता है। हाँ बताइए, बोलिए। सर रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 15 पढ़ा किसी ने? सॉरी, आर्टिकल नंबर 15 यस सर। क्या पढ़ता है उसमें? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो रेस में, ना जेंडर में, ना किसी एज में, ना क्लास में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ना किसी सेक्स को यस सर। देखते हुए। तो फिर कैसे हो रहा है ये डिफरेंस? सर, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है बिकॉज दीज आर ऑलरेडी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है एंड बेटर सेफ्टी दिया जा रहा है सो दैट दे उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए लोग ज्यादा इजीली। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, दिमाग को खोले रखना है। क्योंकि आपके सामने अगर किसी प्रकार का कोई घुमा करके उल्टा सीधा सवाल पूछे, तो उसका मतलब संविधान में ही मिल सकता है आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखना ये बात। तो वो संविधान आपको बताता है कि किस तरीके से डीपीएसपी काम कर रहा है, फंडामेंटल राइट काम कर रहा है। आपको वहां पर सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग तो इस लॉ को असंवैधानिक कर देना चाहिए, घोषित। चाहे ये लॉ हो, चाहे महिलाओं से रिलेटेड कोई भी लॉ हो, वो हर एक लॉ कैसा होना चाहिए? असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए?
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलती है तो वो किस आर्टिकल से मिलती है? मैंने दो तरीके से सवाल पूछा आपसे, तो कौन सा आर्टिकल है? सर आर्टिकल 21। नहीं आर्टिकल 14। नहीं, आर्टिकल 14 तो, आर्टिकल 14 ही तो इसके अगेंस्ट चला गया, जब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इसे। बताओ। तो क्वेश्चन दोबारा पूछिए, क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि ये जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, उस हिसाब से तो जब सबको ही डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 15 भी यही बात करता है, तो उस हिसाब से तो इस लॉ को क्या हो जाना चाहिए? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस लॉ को अभी भी एग्जिस्टेंस में और एनफोर्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी है, इसको मिली हुई है, तो वो किस आर्टिकल से मिली हुई है? अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस लॉ को कौन सा आर्टिकल देता है? इस तरीके के सवाल ही आपके सर आर्टिकल 32। वो कैसे दे सकता है? वो तो रेट बता रहा है आपको। सर आर्टिकल 13 में भी आपके सामने ही इसका आंसर लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्लॉज सर 3। इसमें दो बातें बोलता है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए आपके सर 15 सामने क्लॉज 3। रिया जी ने बिल्कुल सही बताया, आपके सामने ही आंसर लिखा हुआ है और वो है आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3। लिख लीजिए इसे। ये क्या करता है? कहता तो है आर्टिकल नंबर 15 कि नो 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 डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रेस, जेंडर, कास्ट, एज, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे वो लॉ में हो, चाहे कहीं और हो, किसी पोस्ट पे हो, किसी पद पर हो, किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि वहां पर क्या कहता है कि सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा जिनको क्या किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, शोषण किया गया है जिनका, उनको क्या करना है? हमें उनको क्या करना है? उठाना है, समाज में उनका स्तर क्या करना है? ऊंचा करना है। जैसे आपने सुना हो रिजर्वेशन का क्यों ये प्रावधान रखा गया, जबकि हमने पहले ही डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मना कर दिया, रूल ऑफ लॉ सब पे लागू होता है, फिर भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में समानता भी तो लानी है हमें। आप अगर आर्टिकल सॉरी प्रियम्बल को पढ़ते हो अपनी संविधान की को, एक शब्द आता है वहां पर, आइडिया ऑफ जस्टिस, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते बताओ? यस सर। आइडिया ऑफ जस्टिस क्या मतलब है इसका? किन चीजों को ये जस्टिस प्रोवाइड कराने कह रहा है सोसाइटी में? मतलब संविधान किस तरीके की जस्टिस की बात कर रहा है यहाँ पर प्रियम्बल जब पढ़ते हो आप? आयुषी जी आपने तो पढ़ा हुआ है ना ये? यस सर। बताइए कौन कौन से जस्टिस हैं जिनकी ये बात करता है? चाइल्ड को प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड करने के लिए। सर यही बोल रहे हो ना आप? मतलब जेजे एक्ट के नहीं बारे नहीं में बोल रहे हो? नहीं जेजे इन के बारे में जनरल नहीं, बोल रहे हो? सर आर्थिक, सामाजिक प्रियम्बल। और राजनीतिक। हाँ अच्छा, इन जनरल बोल रहे हो? सोशल, इकोनॉमिक, मुझे लगा you're पॉलिटिकल। talking about child. एक मिनट, इन जनरल नहीं बोल रहा, मैंने पूछा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, वहां पर किस तरीके की जस्टिस को डिफाइन करता है? इन जनरल कैसे बोल सकता हूँ? लॉ के No, बारे में ही sir. बोलूंगा। I thought you were referring to JJ Act में, कोई तो बात नहीं। इसलिए I talked about that. देखिए आइडिया ऑफ जस्टिस की जो बात है वो तीन तरीके की जस्टिस की बात करता है। सबसे पहला है सामाजिक, दूसरा कौन सा है बोलो? आर्थिक। इकोनॉमिक, और तीसरा बताइए? राजनीतिक। पॉलिटिकल। क्या ये सारे जो हमने कहा है कि इस तरीके का जस्टिस मिलना चाहिए, तो इनको क्या पीछे छोड़ देंगे क्या हम? इसीलिए फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में दोनों तरीके के प्रावधान किए हुए हैं कि सबसे ज्यादा जो जोर है वो चिल्ड्रंस के ऊपर, विमेंस के ऊपर, और खास तौर पर वो जो बैकवर्ड क्लास के जो व्यक्ति बने हुए हैं उनको अपर क्लास में मिलाना है। तो समाज एक स्तर पे होगा कि नहीं होगा? तभी तो रूल ऑफ लॉ काम करेगा, तभी तो ये आइडिया ऑफ जस्टिस वाली जो बात है, सोशल जस्टिस की जो बात कर रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस की और पॉलिटिकल जस्टिस पे एक साथ एक स्तर पे तभी तो आएंगे वो सब लोग।
तो वही बात यहां पर की गई है, इसीलिए ये आर्टिकल नंबर 15 में क्या डाला है, स्पेशल प्रोविजन। क्या डाला है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द, किससे रिलेटेड है, चाइल्ड एंड विमेन। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? मतलब क्या कर सकते हो, स्टेट जो है, स्टेट मेक, स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से। स्टेट क्या कर सकती है, मेक कर सकती है, क्या मेक कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, किनके रिगार्डिंग, चिल्ड्रंस को देखते हुए, विमेन्स को देखते हुए। इसलिए आपने बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ा है, चाहे वो चाइल्ड से रिलेटेड हो, जैसे कि आपने पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ। यस सर। जैसे कि जेजे एक्ट आप पढ़ रहे हो अभी, डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, ये कहां से आ रहे हैं लॉज? ये सब की वैलिडिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, वो आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 3 से मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है इसका। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, बताइए, बोलिए। यस सर। कंसेप्ट समझ में आया ना, क्या है इसके पीछे? अगर ये समझ में आ गया तो देखो, फिर से हमने क्या बात करी थी, वापस से वहीं पे। अब हमें क्या करना है, इन लोगों को न्याय प्रोवाइड कराना है। मैंने आपको कहा कि देखो, एनफोर्समेंट यहां से होगी कि नहीं होगी। अब आप बताओ, बच्चे के साथ अगर कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो आप क्या करोगे, स्पेशल कोर्ट में जाओगे। अब जनरल कोर्ट, सामान्य कोर्ट में नहीं जाओगे, क्योंकि वहां सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर इनके लिए स्पेशल लॉ बनाए, तो स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही है नहीं मिल रही बच्चों के लिए। पहले सामान्य कोर्ट में सपोज करो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मान के चलो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और वहां पर बच्चे और एक एक तो आदमी, दो आदमियों में लड़ाई हुई है, और एक बच्चे को पीटा गया है, तो आप कहां पर जाओगे, पॉक्सो एक्ट के अंदर। अगर सेक्सुअल कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वहां जाओगे, नहीं तो यहां पर जेजे एक्ट के अंदर उसकी सुनवाई होगी, या उसके साथ कोई एक्ट किया हो। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स खुले हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज जो है यहां पर बताई गई है इसी आर्टिकल के तहत, कि भाई साहब इनको भी हमें क्या करना है, इनका स्तर ऊंचा करना है, इनको सबसे पहले, और सबसे पहले इनको न्याय मिले। इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस की बात की गई, और ये जुवेनाइल जस्टिस आज से नहीं है, ये 1986 में भी एक्ट आ चुका है। इससे पहले बच्चों के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन आज से नहीं हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, 200-300 सालों से है। तो अंग्रेजों ने भी नई नई स्कीमें, नए नए एक्ट बनाए थे चार्टर के अनुसार, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये केवल इतने से ही सीमित नहीं है, यहाँ पर ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हुई पड़ी है। इनके बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अलग अलग ट्रिटीज जो है नेशनल और इंटरनेशनल पर, क्योंकि यहीं पर थोड़ा ना होता, भारत में ही। इनका शोषण जो है कोई भारत में तो होता नहीं है, इनका शोषण तो हर जगह हो रहा है। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ऐसे लॉज बनाए गए हैं, जिनसे उनकी सुरक्षा, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। बात समझ में आ रही है क्या, कंसेप्ट समझ में आया, टाइटल समझ में आया क्या इसका, बताओ। अगर टाइटल समझ में आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, अब यहां पर हमारे सामने दो शब्द बताए मैंने आपको, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अच्छा, आप में से हिंदी मीडियम से भी है कोई, जी बताइए। सर। अच्छा, यस सर। ओके, दो स्टूडेंट है ना, ठीक है। यहां पर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट, कहीं पर हिंदी में कोई दिक्कत आए तो पूछ जरूर लेना, है ना। तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात हो रही है ना। तो यहां पर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है। दूसरा कह रहा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब देखो, दो सेक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, अब इनको याद करने का तरीका तो 213 में तो बता रखा है ये आपका, और 214 जो है वो बताता है ये आपको। तो ऐसे पढ़ लो, 12, 13, 14, चाइल्ड के बारे में, फिर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब ये होता क्या है, सुन लो। ये कह रहा है कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इस चाइल्ड को तो छोड़ दो, चाइल्ड को तो आपने डेफिनेशन में पढ़ ही लिया कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे व्यक्ति हैं उनको चाइल्ड कहते हैं।
तो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति ने अगर किसी प्रकार का कोई भी लॉ ब्रीच किया है, ब्रीच का मतलब है तोड़ना, जहां पर अब देखो लॉ का ब्रीच करना, कन्फ्लिक्ट करना, जैसे कि कोई भी, अब कैसे लॉ ब्रीच होता है, जैसे कि कोई काम करने के लिए कह रखा है और उसने नहीं किया, ओमिशन कर दिया। और एक्ट, टू डू और नॉट टू डू, मतलब कुछ करना और कुछ ना करना। तो यहां पर क्या हुआ, टू डू, कुछ करने के लिए कहा, और नॉट टू डू, दोनों तरीके की बात हो रही है। और उससे क्या हुआ कि लॉ में मना किया था, उसने कर दिया। जैसे कि लॉ कहता है कि चोरी मत करना, कहता है कि नहीं कहता, बताओ, आईपीसी कहती है कि नहीं कहती, चोरी नहीं करनी चाहिए। और आपसे कहती है डकैती मत करो, Yes, ये मत करो, वो मत करो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और इसी चीज को आपके सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2N में समझा रखा था, बता रखा है ना वहां पे। yes sir. तो इसी तरीके की चीजें जो हैं यहां पर कह रहा है कि अगर किसी ने कोई लॉ में अगर कोई बात मना की गई है और उस बच्चे ने क्या कर दिया है, उस एक्ट को कर दिया है, तो वो क्या कर दिया, उसने कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया अपने लिए, उसका संघर्ष चल रहा है उस लॉ के साथ। तो ऐसे बच्चे को इन्होंने क्या कह दिया, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसे ही सीएनसीपी देखिए, अब यहां पर इसका कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है, इसके साथ या तो कोई कोई घटना घटित हुई है, ये किसी तरीके का कोई पीड़ित है, या कहीं पर बाढ़ आई है, यहाँ पर कहीं पर दंगे फसाद हुए हैं, जैसे हिंदू मुसलमानों में दंगे हो गए। ठीक है, आज से 1947 में जब भारत पाकिस्तान का अ, विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पर कितने लोग मरे थे, 20 लाख लोग को करीबन मरे थे। तो उस टाइम पर कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, और जितने बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हीं के लिए ये बात कही गई है। तो वायलेंस अगर कहीं पर हुआ इस तरीके का, तो उनके ही, वो उनको क्या चाहिए, केयर और प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं के लिए कहा है कि चाइल्ड, समझ गए आगे आपको, नीड मतलब जरूरत है उनको किस बात की, या तो उनको केयर की जरूरत है, और या उनको किसी तरीके का कोई संरक्षण चाहिए, किसी तरीके का, चाहे वो लीगल एड के माध्यम से चाहिए, विधिक सहायता चाहिए, या कोई और तरीके का कोई और चीज इनको प्रोवाइड करानी है, तो वही चीज जो ये मांग रहे हैं। और इसी के ऊपर ये पूरा कानून जो है आपका जे एक्ट 2015 पूरा का पूरा इन्हीं दो कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसी के बारे में आपको अलग अलग जगह पर बहुत सारे प्रावधान मिलेंगे। सेक्शन नंबर 1 जो है वो इसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताता है आपको, वहां पर पूरा ऑब्जेक्ट दे रखा है, वहां पर बता रखा है कि इसका एप्लीकेशन कहां पर होगा, इस जेजे एक्ट का एप्लीकेशन कहां पर होगा। तो ये कहता है कि दो तरीके की ही जगह पर होगा, जहां पर किसी बच्चे ने कोई अपराध किया हो, जहां पर किसी बच्चे को किसी तरीके का संरक्षण या सहायता चाहिए, जहां पर उसको क्या चाहिए, देखभाल करनी हो उस बच्चे की, तो वहीं पर ये कानून काम करेगा। यहां तक की बात क्लियर है, बताओ, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, बताइए। अब देखिए, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यहां पर और भी चीजें हैं, जैसे कि ये कह रहा है सीसीएल, मतलब किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया है। तो अब जब अपराध कर दिया है तो इस बच्चे को न्याय मिलेगा, तो कोई ना कोई तो देगा। तो न्याय मिलने से पहले, या इसके साथ न्याय करने के लिए कि क्या इसने अपराध किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, सारे सारे काम वही होंगे जो आपके सीआरपीसी में होते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस व्यक्ति के बारे में सोशल बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा, क्या ये पहले से कभी अपराधी था या नहीं था, क्या अभी पहली बार इसने अपराध किया या नहीं किया है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके लिए क्या करते हैं हम, एक बोर्ड गठित किया हमने, क्या बनाया, बोर्ड। और इस बोर्ड को क्या कहते हैं अपन, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जे बोर्ड कहते हैं। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक तो बना दिया हमने ये, और दूसरी भी व्यवस्था कर दी, कह रहे हैं कि ये तो इसमें तो वो व्यक्ति आएंगे जो कितने साल के हों, ऐसे बच्चे हों जिन्होंने कोई अपराध तो किया है लेकिन कोई छोटा मोटा ही अपराध किया है, सीरियस ऑफेंस कमिट किया हो, या कोई ऐसा अपराध किया हो जो पैटी ऑफेंस होते हैं, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, ऐसे चोरी वोरी किए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम यहीं पे ही डील कर लेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कोई हीनियस अपराध कर दिया,
हीनियस का मतलब बहुत ज्यादा संगीन अपराध कर दिया, जैसे रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, या कोई और दुर्घटना घटित कर दी, उसने लोक ब्रीच कर दिया, तो उनके लिए भी एक लॉ बनाया गया, उनके लिए भी एक अथॉरिटी बनाई गई जो इससे ऊपर है। और क्या नाम रख दिया उसका? चिल्ड्रन कोर्ट। वेलफेयर कमिटी। चिल्ड्रन कोर्ट। वेलफेयर कमेटी क्या काम करेगी इसमें? उसको न्याय देना है ना। न्याय देने का काम कौन करती है? या तो कोई बोर्ड बनाया हो जिसमें जज बैठा हो, या कोई चिल्ड्रन कोर्ट हो। न्याय वो ही दे सकते हैं, न्याय देने का अधिकार ही उनके पास है। ठीक है। ओके सर। चिल्ड्रन इन चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो दोबारा से, इनको केयर और प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई और एक चीज का गठन किया गया, और उसका नाम रख दिया चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। क्या रखा? CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। क्लियर हो रही है मेरी बात? यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए? यस सर। यहां पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस जगह का नाम रख दिया। ये क्या करेगी? इन बच्चों के जिनको नीड है केयर की और प्रोटेक्शन की, उन बच्चों को ये कमेटी क्या करेगी? डिक्लेयर करेगी। पहले तो क्या डिक्लेयर करेगी? क्या सच में इन पहले तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना। ऐसा पता चला कि बच्चा तो बहुत सही है, घर अच्छे परिवार से, सब चीज ठीक है, लेकिन पता चला कि उसे तो हमने वैसे ही रख रखा वहां पे। तो इस चक्कर में क्या करती है? पहले तो ये इंक्वायरी करती है। कौन करेगी? CWC इंक्वायरी करेगी, जांच पड़ताल करेगी। जैसे सपोज करो आपको कहीं पर कोई बच्चा पड़ा मिल गया, किसी का कोई बच्चा, आपने देखा ना हॉस्पिटल से निकल के आते हैं छोटे छोटे से, पांच पांच महीने के, दो दो तीन तीन महीने के, और वो डस्टबिन में पड़े हैं कहीं। होता कि नहीं होता ऐसा? उनको उठा करके लोग कहाँ ले जाते हैं? उनको या तो पुलिस को देंगे, या इनके जो प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जो व्यक्ति आते हैं वो ले जाते हैं अपने साथ। और उनको किसको सौंप देते हैं? उनको, इनको सौंप देते हैं CWC को। और ये CWC ये चेक करती है पहले कि क्या इसका कोई माँ है, क्या इसका कोई बाप है, कोई पिता है, या कोई इसका घर वाला है। अगर कुछ भी नहीं पता चलता, तो फिर ऐसे बच्चे को ये CWC इंक्वायरी करने के बाद, सोशल बैकग्राउंड चेक करने के बाद क्या डिक्लेयर कर देती है? एक सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन, घोषणा कर देती है कि ये बच्चा जो है, इसको क्या डिक्लेयर किया जा रहा है? नीड। इसे CNCP का कैटेगरी का बच्चा बताया जा रहा है। और ऐसा डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? कि ऐसे बच्चे को अब हम किसी चिल्ड्रन होम में, किसी ऐसे जगह पर जहां पर इसकी देखभाल की जा सकती हो, चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर रखने की बात होती है। या उनको किसी फॉस्टर केयर में, या फॉस्टर फैमिली केयर जो होती है, उनके अंदर उन बच्चों को दे दिया जाता है, कि जहां पर उनको फैमिली एनवायरनमेंट मिल सके और उनका संरक्षण किया जा सके। यही बात जो है आपको CWC के चैप्टर में पढ़ने को मिलती है। पूरा का पूरा एक प्रोसेस बता रखा है। पहले तो बताता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, अब इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि इनके साथ जो ये शोषण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब से ये चीजें चल रही हैं, कौन कौन से टाइम टाइम टू टाइम कौन कौन से एक्ट आए हैं, कौन कौन सी चीजें हुई हैं इनके साथ। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें लिखिए चलिए। जैसे कि लिखिए, बहुत सारे एक्ट आए हैं इनके लिए। मैनी इनेक्टमेंट्स, बहुत सारे अधिनियम जो हैं, मैनी इनेक्टमेंट मेड फॉर द चिल्ड्रन, मतलब समय समय पर क्या हुआ है, इन बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के कानून आए हैं। और ये आज से नहीं आ रहे, पिछले 150-200 सालों से आ रहे हैं। तो सबसे पहला आया था अप्रेंटिसेस एक्ट। अप्रेंटिस एक्ट 1850, 1850 का एक एक्ट था ये। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? उन बच्चों को कारीगरी सिखाई गई थी, क्योंकि उन बच्चों को क्या किया जा रहा था? उनका नुकसान किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। अब उनके पास उनके माता पिता तो है नहीं, तो जीविका चलाएंगे कैसे? तो उनको कुछ कला के क्षेत्र में नई नई चीजें सिखाई, छोटे छोटे बच्चों को ही छोटी छोटी चीजें सिखाई गई, जिससे वो अपना जीविका चला सके। ठीक है, तो ये एक नियम लेके आए, लेकिन उसमें भी ये चीज देखी गई कि किस बच्चे को किस कैटेगरी में और क्या काम देना चाहिए।
सबसे पहले उसकी हेल्थ वेल्थ ये चीजें चेक की गई, फिजिकल, क्या ये लेबरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या ये काम कर सकता है नहीं कर सकता। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस 1850 के एक्ट में सबसे पहले बच्चों के बारे में कुछ सोचा गया और इनके लिए लॉ बना दिया गया। इसी तरीके से आपके सामने दूसरा था गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। लिख लीजिए, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, WARDS, वार्ड्स एक्ट। ये 1890 का था। इसमें भी बच्चों की बात की गई कि उनके गार्जियंस के रिलेटेड और उनको कला और शिक्षा के बारे में बताया गया कि कैसे आपको क्या काम करना है, किस तरीके की मजदूरी पर कितना भत्ता मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका वहां पर उस टाइम पर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है उसके अंदर भी बच्चों से रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं आपको। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा आपका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे देखिए। इसी तरीके से धीरे 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 धीरे, जैसे कि आपने देखा हो उस टाइम पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, फैक्ट्रीज खुली थी, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़ छोड़ के आ रहे थे। तो ऐसी चीजों को देखते हुए तो वो क्या कर रहे थे, जब बहुत तगड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, फैक्ट्रीज खुलने लगी थी, उद्योग नए नए छोटे लोग लघु कुटीर उद्योग खुलने लगे थे, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा बच्चों को ही लिया जा रहा था उनके अंदर। क्यों लिया जा रहा था? क्योंकि बच्चों को ना तो पैसे देने उनको, और बच्चों को जो पैसे देने हैं एक आम आदमी के मुकाबले कम देने, और काम उतना ही करेगा। तो छोटे मोटे काम के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्हीं बच्चों को नियुक्त कर दिया। तो उन्हें फैक्ट्रीज के अंदर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी उनके अंदर लेबरिंग का काम उन बच्चों से ही करवाने चालू कर दिया। इसी चक्कर में हमारे उस टाइम पर एक फैक्ट्रीज एक्ट भी आ गया था। लिखिए, एक फैक्ट्रीज एक्ट था 1881 का, 1881 का फैक्ट्रीज एक्ट आ गया था आपके सामने। इसके अंदर भी बच्चों से रिलेटेड प्रोविजन डाल दिए कि कौन सा बच्चा कितनी एज का, और 16 साल का, 17 साल का, 15 साल का, 12 साल का, कौन सी एज का कौन सा बच्चा कौन सी काम को कर सकता है। ज्यादा हजार्डियस नेचर का जो है एक्ट वो कर सकता है, केमिकल से रिलेटेड एक्ट कर सकता है, या छोटे मोटे ही एक्ट करवा सकते हैं उससे। तो ये भी उसमें लाइसेंस दिए गए। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने अपने ऐसे ही कानूनों में आईपीसी के अंदर भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या, बताओ, बच्चों से रिलेटेड, जहां पर बच्चों को जोड़ा गया है? आईपीसी में बताओ कहां पे है? The 374. 370, उसमें क्या बता रखा? अच्छा, 374, सही बात बताइए। लेकिन वो जो है रैंसम बच्चों को ले जाते हैं, वही है ना? सर उसमें अनलॉफुल वो है ना, हाँ हाँ, फोर्स्ड लेबर वाला, फोर्स्ड बिल्कुल लेबर। बिल्कुल, वहां पर भी होता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों के वेलफेयर के बारे में बताया हुआ है आपके सेक्शन नंबर 82 में। जनरल एक्सेप्शन पढ़े हैं आपने सबने? यस सर। जनरल एक्सेप्शन में 82 और 83 में बच्चों की बेहतरी के लिए बताया गया है कि अगर बच्चों ने कोई अपराध अगर कर दिया है, जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने कोई अपराध कर दिया है, तो उसको भी क्या मिलेगी, उसको कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। पढ़ा है इसके बारे में नहीं पढ़ा? बोलो। यस सर। तो आईपीसी आपकी जो 1860 की है, 1860 की, उसके अंदर सेक्शन नंबर 84 भी इस तरीके का पढ़ने को मिलता है आपको। क्या 83 में ऐसी बात दे रखी है क्या? बोलो। सर दे रखी है उसमें भी, बट उसमें 83 में एज भी है, लिमिट क्या है। प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, बताइए। रीना जी बताइए, रीना जी, आईपीसी में क्या है ऐसा कोई प्रावधान? 83, जल्दी बताइए। हाँ, खुशी जी, छवि जी, प्रदीप जी, Yes, sir. हाँ बताइए। Sir, section 83, it deals with dolly capex. Like हम्म, if a person is above the age of 7 and below the age of 12 years, and who knows the nature of his act, who understands the nature of the act, and that what he's done is contrary to law, then he can be made liable. लेकिन कितनी कितनी एज से कितनी एज तक का है वो? Sir, 7 से 12. ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 12 तक की एज के जो बच्चे हैं,
इस ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक कैटेगरी बनाई। देखो कितनी समझदारी के काम करें, 7 से, क्योंकि उनका इतना इंटेंटिव रोल नहीं होता है वहां पर कि वो किसी को मारते समय कोई अंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, वो डॉली इनकेपेक्स माने जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि उनको समझ नहीं है इस तरीके की। तो 7 साल से बच्चों को फुल प्रोटेक्शन दे दिया कि इनको के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 7 से और 12 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो वहां पर इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो वहां पर इस तरीके की जो बातें हैं उसी के बारे में जिक्र किया गया है कि अब यहाँ पर 82 भी है, 83 भी है, रैंसम से रिलेटेड भी है, जब फिरौती मांग करके कोई बच्चे को अगर किडनैप कर लो, किडनैपिंग में भी बच्चों के रिगार्डिंग बात बताई गई है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों को उठा करके ले जाते हैं। तो इस तरीके की प्रावधान भी जो है 1860 में किए गए हैं, टाइम टू टाइम किए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो आपके सामने एक और आता है रिफॉर्मेटरी स्कूल। लिख लीजिए, रिफॉर्मेटरी स्कूल, सुधारात्मक स्कूल बनाया गया था, रिफॉर्मेटरी एक्ट 1876। अब जो बच्चे ऐसे कोई अपराध कर देते हैं उन बच्चों के लिए, उनके रिफॉर्मेशन के लिए एक स्कूल बनाए जाते थे। ठीक है, उन बच्चों को उस स्कूल के अंदर डाल दिया जाता था जिससे उनका क्या हो सके, उनको मेन सोसाइटी की, अब अपराध कर दिया तो भैया रहेगा तो उसी में ही, लेकिन बाद में जब वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सुधार रहे हैं, सुधार आ रहा है उनके अंदर, तो उनको वापस से निकाल करके क्या कर देते हैं, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। तो इसलिए उसमें भी इस तरीके के प्रोविजन डाल दिए इन्होंने। ठीक है, और इसी के अंदर फिर से दोबारा से इसी रिफॉर्मेटरी स्कूल जो है, आप अगर आपने अगर ढंग से पढ़ा हो इसके बारे में, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है उसके अंदर आपने पढ़ा है इसके बारे में कुछ, बॉस्टर स्कूल, बॉस्टम स्कूल, रिफॉर्मेटरी स्कूल, कुछ पढ़ा है ऐसा कुछ? कौन सा सेक्शन कहता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का? हाँ, 80 सर, कौन सा है? 80, बहुत 80। बढ़िया, सेक्शन नंबर 18 में लिखी हुई है ये बातें। देखिए मेरा थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा अलग है, मैं आपको हर चीज की नॉलेज देना चाहता हूं कि क्वेश्चन अगर किस तरीके से अगर फॉर्म होके आए, क्योंकि आपका अगर बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा है, बेसिक चीजें अच्छी हैं, तो आपको क्या है, लॉ की समझ अच्छी हो जाएगी। तो याद भी उसी, जितना अच्छा तुम्हारा बेसिक है उससे क्या होगा, सारी चीजें डेवलप अपने आप हो जाएंगी, धीरे धीरे सब चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए मैं एक एक चीज, एक एक स्टेप उठा करके आपको बता रहा हूँ कहां पर किस तरीके से क्या चीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हिस्ट्री में ले गया तो आप सोच रहे हो कि भाई हिस्ट्री तो आएगी नहीं हमारे उसमें। मैं बता क्या रहा हूं, उसका अप्रोच क्या बता रहा हूं, लॉ कैसे जनरेट होता है, किसी लॉ को कैसे लाया जाता है, वो सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिए इसी तरीके से सीआरपीसी में भी था क्या कोई ऐसा प्रावधान? सीआरपीसी में भी था, क्योंकि जब आईपीसी में दे रखा तो सीआरपीसी में भी दे रखे थे। जैसे सीआरपीसी पहले आपके पास थी, 3 तरीके की सीआरपीसी आ चुकी है अब तक, और चौथी अब आ गई है 2023 में। तो पहले एक सीआरपीसी आई थी आपके पास 1861 में, दूसरी सीआरपीसी आ गई आपके पास 1898 में, और तीसरी आ गई थी आपके पास 1973 में, और चौथी आपके पास आ गई है 2023 में। लिख लो ये सारी चीजें। तो वहां पर एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, सेक्शन नंबर था उसका 27। 27, बहुत बढ़िया। लेकिन 1898 की जो सीआरपीसी थी उसमें था 29B। अब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखो कि इनमें भी थे इस तरीके के प्रावधान। 1973 में जो थी उसमें 27 था, वही 29B में भी था। अगर कि किसी बच्चे के साथ कोई अपराध हो जाता है तो उनको डील कैसे करा जाएगा, तो वहां पर जो बातें लिखी हुई थी वो 15 साल वाली जो बात है ना, कि 15 साल का कोई बच्चा होगा तो उनको कैसे डील किया जाएगा, किस जज के पास जाएगा, सीजेएम था, वो सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर 15 साल से कम उम्र के बच्चे ने जो मैं बात बता रहा था, ये वाली 1898 में भी सेम बात लिखी हुई है, 1973 में भी लिखी हुई है। यही सेम बात पता है जेजे एक्ट में भी लिखी हुई है। जब आप जेजे एक्ट पढ़ोगे तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके की प्रिंसिपल कहां से किस चीज को कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर भी इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं, और वहां बताया हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने जो 15 साल से कम उम्र का है,
तो अगर उसने कोई भी तरीके का कैसा भी अपराध कर दिया हो, लेकिन उसको 2 तरीके की सजा नहीं हो सकती, वो कौन कौन सी बताओ, बोलो कौन कौन सी ऐसी सजाएं जो नहीं होंगी, फिर मैं इसे सर आगे रिएक्ट। लाइफ हाँ, इम्प्रिजनमेंट और सर डेथ है लाइफ लाइक इम्प्रिजनमेंट और डेथ। अब इस बात को ध्यान रखना, देखो मैंने जो बताया है उसी को मैं आगे जोड़ रहा हूं, है ना। मैंने बताया कि ऐसी 2 सजाएं हैं जिनको उन बच्चों को दिया नहीं जा सकता। कौन कौन से थे वो, जो 15 साल से कम उम्र के थे, उनके लिए लिखा था कि एक तो लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी और एक डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ये बात क्लियर है ना आपकी। यही चीज जो है आपके 3 एक्ट आ चुके हैं, ध्यान रखना। आपका जेजे एक्ट जो है वो 1986 का आया था, फिर मैंने बताया कि इसके बाद 2000 का एक्ट आया है, और फिर उसके बाद एक और एक्ट आया है आपके 2015 का। ध्यान रखना ये चीज। इसमें जो ये 2 एक्ट हैं, इनके अंदर पहले से ही ये प्रावधान था जो सीआरपीसी में दे रखा था कि इनके अंदर कोई बच्चा आएगा तो इस तरीके की कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन इस एक्ट को क्यों लेके आया गया पता है आपको। इस एक्ट की जरूरत ही क्या थी, जब पहले से ही इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ इसका मैचअप हो रखा था, कंसिस्टेंट था बिल्कुल। फिर भी इस लॉ को लाने की क्यों जरूरत पड़ी, कोई बता सकता है क्या। उसका मेन रीजन क्या था 2015 के एक्ट को लाने का, बोलो। Sir, differentiate between heinous offenses and other offenses. हीनियस ऑफेंसेस के बारे में और डिफरेंस जो है वो 2018 2021 के एक्ट में बताया था इन्होंने। सीरियस और हीनियस में क्या डिफरेंस है। सर 16 इयर्स से 18 इयर्स के जुर्म के लिए ये एक्ट बिल्कुल आया सही था बताया आपने। निर्भया केस के बाद। ये जो चीज है जो आप बता रही हो, आप छवि छवि जी ने बताया कि भाई हीनियस ऑफेंस, बात तो सही है आपकी, लेकिन उसका डिफरेंशिएट जो है वो बाद में आया था। लेकिन उससे पहले 2015 के अंदर जो व्यवस्था की गई है, आज से अब तक की जो कानून जो आप पढ़ रहे हो, 2000 चाहे 1986 का पढ़ा हो आपने, चाहे 2000 का एक्ट पढ़ा हो, तो वहां पर सेम बात जो सीआरपीसी की लिखी हुई थी वो अभी तक लिखी हुई है, 2015 के में भी लिखी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा 2015 में नहीं लिखी, इसमें भी लिखी हुई है। वहां पर भी कह रखा है कि कोई भी ऐसा बच्चा है, अगर उसने कोई भी अपराध कर दिया है, सुनना ध्यान से, कोई भी अगर अपराध कर दिया है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी नहीं होंगी, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन सेक्शन नंबर 15 के अंदर इन्होंने एक ऐसी घटना घटित करवा दी यहां पर, और उसके साथ 18 के क्लॉज 3 को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, 18 के क्लॉज 3 में क्या बताया, यहां पर कह रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। क्या किया है, हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, और उसकी एज कितनी है, 16 से लेकर के 18 साल की। कितने की, 16 से लेकर के 18 साल की। उसने अगर कोई तरीके का हीनियस ऑफेंस कमिट कर दिया है तो उसे एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा, अब वो बच्चा नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। क्या कहा इन्होंने, एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा। और इन्होंने क्या लिखा था कि हम किसी बच्चे को लाइफ इंप्रिजनमेंट और क्या नहीं देंगे, बोलो, डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। लेकिन एज अ अडल्ट ट्रीट कर रहे हैं तो इसको तो देख पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे बताओ। यस सर दे पाएंगे। यही व्यवस्था की इन्होंने 2015 के एक्ट में। क्यों की बताओ, कोई बता सकता है क्या रीजन रहा, क्या रीजन था इसके पीछे। निर्भया केस। निर्भया केस जो 2012 में घटित हुआ था। मैं आपको सारा लिंक जोड़ जोड़ के बता रहा हूं एक एक चीज का, क्योंकि आपका कंसेप्ट मेरा काम है क्लियर करना। एक एक चीज आपको एक एक शब्द क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि कहीं से भी कोई सवाल अगर सामने उठ के आए तो हमें पता तो होना चाहिए ना कहां से रही है चीजें। तो आपके सामने आया 2012 के अंदर निर्भया केस। निर्भया केस में कितने अपराधी थे, बताओ क्या था उसके अंदर ऐसा, कोई फैक्ट बता सकता है उसके। गैंगरेप हुआ था ये तो पता ही है सबको। सर जिसने सबसे ज्यादा क्राइम किया था, तो उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करके उसको एक्विट कर दिया था सर। ऐसा चाइल्ड ट्रीट करके मतलब क्या है, वो चाइल्ड नहीं था क्या। सर वो 16 इयर्स के आसपास था, यही तो मैं पूछ as रहा हूँ far ना। as I remember. हाँ, याद आ रही है कुछ चीजें। ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इसके बारे में बात चल रही थी, और गवर्नमेंट की हो रही थी सर धू धू इस बात को लेकर के
कि इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी कानून में इतनी कमियां कैसे हो सकती है किसी के में कि इस व्यक्ति को सजा भी नहीं हो पा रही है, जबकि सबसे ज्यादा अपराध करने वाला व्यक्ति वो था। सर वो जो अक्यूज मतलब वो जो जुवेनाइल था वो 17 इयर्स का था और सिर्फ एक दिन बचा था उसके 18 इयर्स के होने पे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन डे ही वाज अलाउड टू गो टू बी ट्राइड अंडर जेजे एक्ट बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल एंड सही याद है बाकी देयर वर आपको। 4 men who were convicted for this crime. बिल्कुल सही बात कही। यही घटना घटित हुई थी कि भाई वो व्यक्ति जो है वो साल, उसके ज्यादा टाइम नहीं था, 1-2 साल, 1-2 दिन या 10-15 दिन का ही कोई ऐसा अंतर था, 17 साल का वो था ऑलरेडी। ठीक है, तो उस व्यक्ति को एज अ अडल्ट ट्रीट तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि प्रावधान ही नहीं था हमारे पास। और जुवेनाइल एक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन कर रहा है बजाय उसको सजा देने के लिए। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा था, ये किसी को सजा नहीं दे रहा, ये क्या कर रहा है, न्याय करता है उसके साथ कि न्याय एक्चुअल में होना क्या चाहिए। लेकिन अब लॉ में कोई गलती है तो न्याय तो वही, जज किस हिसाब से चलेंगे, जज किस हिसाब से चलेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हार मान ली, वो भी कुछ नहीं कर पाई उसमें। तो इसी चक्कर में क्या किया कि उसके अंदर कानूनों में बदलाव किया गया। और बदलाव कैसे किया गया कि उन्होंने 2014 में यही बिल रखा, मेनका गांधी जी ने रखा, बिल पास नहीं हो पाया। 2013 में भी ऐसी चीजें हुई थी, लेकिन उस टाइम पर बात चल रही थी। 2014 में इसको रखा, 2014 के नाम से ये बिल आया, लेकिन 2014 में ये हो ही नहीं पाया। फिर इसी के अंदर थोड़े बहुत और चीजों को चेंजेस करके नए नए, अब उन्होंने सोचा कि भाई 16 साल से 18 साल का तो कर ही रहे हैं, साथ साथ और भी चीजें, जैसे कि इंस्टीट्यूशन जो थे हमारे, वो इतने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इन बच्चों के लिए चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन वाली जो बात हो रही है, उनके लिए 2005 में और 2006 में रूल रेगुलेशंस आए थे। पता है क्या, शीला वारसी का केस भी आया था इसी तरीके का। उसमें बताया था उन्होंने कि भाई बच्चों के साथ क्या जाती की जा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन तो बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो इतनी तरीके से फंक्शनलाइज नहीं हो रही थी, इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, सारी व्यवस्था जो है इन बच्चों के लिए भी और इन बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए एक स्पेशल एक्ट बना करके प्रावधान डाल दो। और इसी वजह से हमारा 2015 के अंदर फिर से इस बिल को लाया गया। जैसे अभी देखा ना आपने, 2022 में आया था, 2021 में आया था ये बिल, सीआरपीसी वाला, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस। फिर उसके दूसरे साल बाद फिर रख दिए इसे, 2023 में आया कि नहीं आया। तो अब क्या लिखा आता है, क्या लिखा आता है, भारतीय न्याय संहिता सेकंड 2023, क्योंकि दूसरी बार रख रहे हैं ये बिल को। ठीक है, तो इस अप्रोच को इन्होंने यहां पर अपनाया है। ठीक है, तो यही जो चीज है यहां पर इन्होंने की हुई है, जिसके बारे में यहां पर बताया हुआ है। और इसी तरीके से आपका 2015 का एक्ट आ गया, जिसमें हीनियस और ये चिल्ड्रन कोर्ट। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, तो ये क्या कहता है, जो मैं 15 के बारे में बता रहा था, यहां पर होता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। अब ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट का मतलब क्या है, जो नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे थे ना अभी, सेक्शन नंबर 83, बोलो हाँ या ना। सेक्शन नंबर सर 83 जो है आईपीसी का, उसमें अभी बात कर रहे थे नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। तो यहां पर इसी प्रीलिमिनरी असेसमेंट में क्या देखा जा रहा है, उस बच्चे का मानसिक स्थिति देखी जा रही है कि उसे नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है ऐसे एक्ट करने की। हीनियस कर दिया, पागल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 16 साल से ज्यादा उम्र का है और उसे अंडरस्टैंड, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इस तरीके की है कि उसे देख करके लग रहा है कि हाँ भाई वो ऐसा कर सकता है, तो फिर वहां पर जे बोर्ड अपना काम खत्म कर देगी और उसकी रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगी। और किसके पास कर देगी, चिल्ड्रन कोर्ट के पास कर देगी। किस सेक्शन के तहत, तो वो है 18 का क्लॉज 3, और वहां पर चिल्ड्रन को एज अ अडल्ट ट्रीट करेगी चिल्ड्रन कोर्ट, और फिर उसको सजा देगी। बात क्लियर हो रही है, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। सर ये यस वाला एक सर। बार वापस रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है बताओ। सर ये जे बोर्ड ने चिल्ड्रन कोर्ट को रेफर कराना केस, ये वाली चीज एक बार वापस रिपीट देखिए कर दीजिए। 15 के तहत वैसे तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है,
आप ये तो समझते हो ना, ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, फिर उसके बाद आगे की साइड फॉरवर्ड होता है। ये तो बात समझ में आती है ना आपको? तो Yes, sir. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की जो बात की गई है आपके जेजे एक्ट में, तो वो जो बात है वो केवल ज्यूरिसडिक्शन देती है, केवल पावर किसको देती है? जेजे बोर्ड को, कि कोई भी मैटर होगा तो उससे डील कौन करेगी? केवल जेजे बोर्ड करेगी आपकी। क्लियर हुई बात? Yes, sir. जेजे बोर्ड करेगी, चाहे कोई भी मैटर हो, वहीं से ही इंक्वायरी होगी, वही असेसमेंट करेगी उस चीज का। अब जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट, अब ये खुद असेसमेंट थोड़ा ना कर सकते, इतनी इतनी समझदार थोड़ा ना ये लोग। भाई जज है, सोशल एक्सपर्ट है उसके अंदर, लेकिन सोशल एक्टिविज्म है, लेकिन उससे काम थोड़ा ना चलेगा इनका। ये किसको बुलाएंगे? मेडिकल एक्सपर्ट को, ऐसे लोगों को जो उसकी साइकोलॉजी को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसको समझ सके। उसको फिर कौन पढ़े? उसकी रिपोर्ट जो है जेजे बोर्ड को जाती है। जेजे बोर्ड कहता है यार ये तो बहुत समझदार है, इसको तो अंडरस्टैंडिंग है, इसका फिजिकल कैपेसिटी, ये सब चीजों को देख करके तो लग रहा है कि ये ऐसा एक्ट कर सकता है, हैबिचुअल भी है। तो फिर ऐसे करके ये आगे फॉरवर्ड कर देती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 18 के क्लॉज 3 में। कहां पर? चिल्ड्रन कोर्ट के पास। फिर चिल्ड्रन कोर्ट इसे एज अ अडल्ट के तौर पर ट्रीट करता। क्लियर हो रही बात? Okay, sir. तो ये एक बेसिक बेसिक फंडा है। तो हमने आज की क्लास में जुवेनाइल जस्टिस के बारे में जाना। अभी तो एक्ट के बारे में मैंने बताया ही नहीं। एक्ट के बारे में 2015 के बारे में बताऊंगा। केयर और प्रोटेक्शन क्या है, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें जानी। इनसे, इस पूरे सब्जेक्ट मैटर से जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है वो क्या निकल के आया? सीसीएल सीएनसीपी, जिसमें हमें चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पता चला। फिर हमें पता चला डीपीएसपी में क्या प्रोविजन दे रखा है, क्या है ये चीज, चाइल्ड के बारे में, जुवेनाइल के बारे में पता चला। फिर इसके बाद डीपीएसपी इन्फोर्सिबल नहीं है ये पता चला। इससे हमें पता चला फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल हैं, तो इंप्लीमेंट कैसे करवाया जाए, और इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे दी जाए, किस आर्टिकल के तहत दी जाए। फिर हमने देखा रूल ऑफ लॉ के बारे में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी के बारे में, सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करा जाता है, क्या एक्सप्लॉइटेशन कहाँ होता है, ये सारी चीजें देखी आज हमने। ठीक है। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये सीसीएल की कैटेगरी को कौन डील करता है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन किसके पास है? जेजे बोर्ड के पास है, चिल्ड्रन कोर्ट के पास? तो सबसे पहले है जेजे बोर्ड के पास। मैं इनके बारे में आगे भी बताऊंगा आपको। जैसे कि सेक्शन नंबर 4 जो है जेजे बोर्ड के बारे में बताता है, और चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में सेक्शन नंबर 19, और अलग अलग चैप्टर और दे रखे हैं इनके, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इनके, कि इनके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, नेशनल। मैं आपको अब जब कल स्टेजेस बताऊंगा तो बताऊंगा कि इस जेजे एक्ट के पीछे क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। नेशनल लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, और हमारा संविधान क्या कहता है। बहुत कुछ है इसके पीछे। तो एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप उठाते जाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए। ठीक है। अब यहां तक कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलिए। छवि जी, हर्ष जी, रीना जी, निकिता जी, अनीश जी, प्रदीप जी, बोलिए। No, किसी भी तरीके का सवाल? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।